नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का परिचय के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2025 के लिए जो है दोस्तों हमने पंचायत बैच स्टार्ट किया और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, ये भारत का परिचय यानी आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस जो है हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2025 के लिए पंचायत बैच में। तो पहले सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे भारत का परिचय। तो दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। यानी सिलेबस की यदि बात करते हैं तो भारत एक सामान्य परिचय, यानी भारत का जो है सामान्य परिचय देखेंगे। आकार एवं भौगोलिक स्थिति, भारत का आकार एवं उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से भारत के जो है पड़ोसी देश हैं। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में जानेंगे। भू आकृतिक प्रदेश यानी उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालयाज के बारे में। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय या महान हिमालय के बारे में। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। कौन सा हिमालय जो है कितनी श्रेणियों से मिलकर जो है बना हुआ है। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के बारे में। पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे। हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। काय के बारे में दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो है जानेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जानेंगे। भारत के द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और अन्य द्वीप कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है अच्छे से चर्चा करेंगे इन चैप्टर्स में। अब देखेंगे दोस्तों अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र की यदि बात की जाए तो हिमालय का अफवाह तंत्र, यानी हिमालय से जो है कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ, दाएं हाथ की बाएं हाथ की, इन सभी नदियों के बारे में। गंगा नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की यदि बात की जाए तो ये रहा दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, यानी यह है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। कुछ नदियाँ ऐसी हैं दोस्तों, इधर पड़ता है बे ऑफ बंगाल और इधर पड़ता है दोस्तों अरब सागर। क्या पड़ता है? अरब सागर। यानी जो इधर से नदियाँ निकलती है पूर्वी घाट से, वह जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। और जो पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ से नदियाँ निकलती है वह जो है बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिराती हैं। यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, अरब सागर में जो है जल गिराने वाली नदियाँ, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से, इन सभी के बारे में। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की परियोजनाएं, भारत की घाटियाँ, यानी भारत की घाटियाँ यानी वैलीज कौन कौन सी हैं। प्राकृतिक वनस्पति की यदि बात की जाए तो कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है। मृदाएं, यानी मृदा का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या रेगुर मृदा। तो दोस्तों, काली मृदा को जो है रेगुर मृदा यानी रेगुर मिट्टी जो है कहा जाता है। लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, इन सभी मृदाओं के बारे में जो है अच्छे से फुल डिटेल से जो है जानेंगे। जनजातियाँ यानी ट्राइब्स के बारे में जानेंगे अच्छे से। कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। खनिज संसाधन के बारे में। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। जनसंख्या के बारे में। उद्योग और जलवायु। तो दोस्तों, ये था हमारा भारत का भूगोल का सिलेबस। अब आते हैं दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी विश्व के भूगोल में जो है कौन कौन से चैप्टर्स जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में। अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जो है इसी चैप्टर में बहुत अच्छे से जो है जानेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर होती क्या है। पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे होता है और ज्वार भाटा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानों के बारे में। महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं। महाद्वीप, महाद्वीप की यदि बात की जाए तो कितने कॉन्टिनेंट है दोस्तों? 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया हो जाता है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के बारे में अच्छे से फुल डिटेल से जानेंगे। वायुमंडल एवं पवनों के बारे में और ज्वालामुखी के बारे में जो है जानेंगे। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ये दोस्तों, ये था हमारा सिलेबस। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो दोस्तों, ज्योग्राफी की यदि बात करते हैं तो ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है दोस्तों डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। यानी यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है दोस्तों भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। तो दोस्तों, क्या कहलाता है? यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। तो दोस्तों, इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी यानी भूगोल की यदि बात की जाए तो जियो और ग्राफी, ये दोनों जो है दो अर्थ शब्दों से मिलकर बने हैं।
अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी अध्ययन करना, डिस्क्रिप्शन यानी अध्ययन करना। तो यहाँ पर परिभाषा बन जाती है, पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है दोस्तों, भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। लिखेंगे पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। याद रखें दोस्तों, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। आप देखें दोस्तों, यानी इंडिया को जो है किन अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये नाम जो है किन किन के द्वारा जो है दिए गए हैं। तो दोस्तों इंडिया की यदि बात करते हैं तो ग्रीक वासियों के द्वारा जो है भारत को इंडिया नाम जो है दिया गया था। और इंडिया को भारत किसने कहा था, तो आर्यों के शक्तिशाली राजा थे, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। भारत को जो है आर्यवर्त किसके कारण जो है कहा गया था, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत को आर्यव्रत जो है कहा जाता था। और भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था, तो ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान नाम जो है दिया गया था। भारत को दोस्तों जम्बूद्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ से हमको पता लगा है, तो पुराणों के द्वारा हमको ये पता लगा है कि भारत में जो है, यानी भारत को जो है पुराणों में जम्बूद्वीप जो है कहा गया है। और किस काल में कहा गया, तो बौद्ध काल में जो है कहा गया है। तो अब इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। इंडिया की यदि बात करते हैं, इंडिया, इंडिया को जो है अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो इंडिया जो है ग्रीक वासियों ने, याद रखें दोस्तों, ग्रीक वासियों ने जो है भारत को नाम दिया था इंडिया। अब बात करते हैं आर्यावर्त की और भारत की, यानी भारत हिंदुस्तान हिंदुस्तान आर्यावर्त, आर्यावर्त और दोस्तों जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, इन अलग अलग नामों से जो है भारत को जाना जाता है। अब इनके कारण जानेंगे, यानी आर्यव्रत जो है भारत का नाम जो है कैसे पड़ा था। भारत में, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम क्या पड़ा था दोस्तों, आर्यव्रत जो है पड़ा था। ये आपको जो है याद रखना। अब बात है दोस्तों भारत की, यानी आर्यों के, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अब आते हैं दोस्तों हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम किसने दिया था, ईरानियों या पारसियों के द्वारा, ईरानियों, ईरानियों या पारसियों के द्वारा भारत को जो है हिंदुस्तान नाम दिया गया। याद रखें दोस्तों, के द्वारा दिया गया था, ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है दिया गया था भारत को नाम। अब बात आती है दोस्तों जम्बूद्वीप की। तो पुराणों के द्वारा, यानी पुराणों के द्वारा हमें पता लगता है कि भारत को जो है पहले जम्बूद्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता था। अब बात आती है किस काल में, किस काल में जो है कहा गया, तो बौद्ध काल में। दोस्तों किस काल में, बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जो है जाना जाता था। अब बात आती है दोस्तों, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो दोस्तों ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी, और ग्राफी का यानी डिस्क्रिप्शन यानी अध्ययन करना। तो दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। अब भारत को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया को जो है
भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसने? ग्रीक वासियों ने जो है भारत को इंडिया नाम जो है दिया था। अब इंडिया का भारत नाम कैसे पड़ा था? तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान नाम जो है दिया गया था। भारत को आर्यव्रत क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है हमारे देश का नाम आर्यव्रत जो है पड़ा था। अब भारत को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता था। ये हमको कहाँ से पता लगता है? तो पुराणों के द्वारा हमको पता लगा है कि भारत को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? जम्बूद्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता था। तो लिखेंगे भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको लिख लेंगे, भारत को जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया है? तो आपको बौद्ध काल में जो है कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आती है बात दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का आकार कैसा है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, और भारत जो है पृथ्वी का कितना % हिस्सा जो है घेरे हुए है। तो आपको याद होना चाहिए, लिखेंगे भारत जो है पृथ्वी का 2.4% हिस्सा घेरे हुए हैं। याद रखें दोस्तों, यदि पूछा जाए भारत जो है पृथ्वी का कितना % हिस्सा घेरे हुए है, तो कितना हिस्सा घेरे हुए हैं? 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए हैं। भारत के यदि क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल यानी एरियाज की यदि बात की जाए, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, यानी भारत के क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। अब बात आती है दोस्तों भारत का आकार, यानी भारत का शेप कैसा है। भारत के आकार की यदि बात करते हैं, चतुष्कोणीय। याद रखें दोस्तों, चतुष्कोणीय जो है भारत का शेप यानी आकार जो है हो जाता है। और भारत में बात करते हैं, भारत में राज्यों की संख्या, यानी भारत में वर्तमान में जो है कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं भारत में। कितने दोस्तों? 28 राज्य हैं। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये भी आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। भारत में 8 यूटीज हैं। याद रखें दोस्तों, 8 यूटीज है भारत में। कितने दोस्तों? 8 यूटीज हैं भारत में। अब बात आती है दोस्तों कर्क रेखा की, यानी कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के किस दिशा में पड़ती है? तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, और ये कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है। और यही कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। और साथ ही भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ती है दोस्तों? मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अक्षांश पर जो है स्थित है। तो इसको भी जो है लिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद बात आती है दोस्तों गोलार्ध की, यानी जो पूरा गोला होता है इसके आधे गोले को जो है गोलार्ध जो है कहा जाता है। और स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जो है जलीय गोलार्ध और स्थलीय गोलार्ध को जो है क्या कहा जाता है? जो उत्तरी गोलार्ध होता है इसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है इसको दोस्तों जलीय गोलार्ध भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले हम एक मैप बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आ जाए। यहाँ पर हम मैप बना लेते हैं एक अच्छा सा, और एक मैप दोस्तों हम इधर बनाएंगे। एक मैप बनाया दोस्तों हमने, ये बना लिया। अभी इनके बीचों बीच से यदि बात करते हैं, तो ये खींची दोस्तों बीचों बीच से, ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, याद रखें दोस्तों, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसको, 0 डिग्री रेखा भी जो है कहा जाता है। और इसी भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ते ही कर्क रेखा। दोस्तों ये बनाई हमने कर्क रेखा, यानी ये रफली एक हमने कर्क रेखा बना ली। कौन सी है दोस्तों? ये है कर्क रेखा। ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है?
तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, अक्षांश पर जो है स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों, ये भारत है और भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये हमने बनाई कौन सी, ये है मकर रेखा। मकर रेखा बनाई, और ये कौन सी थी, ये थी दोस्तों कर्क रेखा। ये थी दोस्तों कर्क रेखा। और यदि बात की जाए जो मकर रेखा है, ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो यदि इसकी बात करते हैं तो ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ये आपको याद रखना है, कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, यानी ये साउथ हो गया और ये हो गया नॉर्थ। तो ये आपको उत्तरी दक्षिणी तो आपको अच्छे से जो है समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम दोस्तों, यानी देशांतर क्या होता है। तो दोस्तों यानी जो ये लेटी रेखाएं, इनको जो अक्षांश कहा जाता है, और ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो हमने एक देशांतर खींची है, यानी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और ये खींची भूमध्य रेखा, यानी ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा को जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी जो है कहा जाता है। और भारत के लोकेशन की यदि बात की जाए तो ये रही दोस्तों कर्क रेखा। और भारत की लोकेशन कहाँ पे, तो भारत की लोकेशन जो है यहाँ पे पड़ती है, यानी भारत की लोकेशन है यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको अच्छे से पता लग रहा होगा, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देशांतर रेखा भी अच्छे से आपको जो समझ में आ रही होगी। आप देखते हैं दोस्तों, गोलार्ध की बात करते हैं, यानी गोलार्ध क्या होता है। तो यहाँ पे हम मैप बना लेते हैं एक और। एक मैप हमने ये बनाया है, तो अब इनको देखेंगे। तो ये है दोस्तों पूरा गोला, ये है पूरा गोला। जब पूरे गोले को हम आधा करते हैं, ये दोस्तों पूरे गोले का जो है हमने आधा कर लिया, यानी ये जो है हमने आधा आधा जो है काट लिया। तो ये हो गया आधा गोला और ये हो गया आधा गोला। तो ये कौन सा है, ये है दोस्तों नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। जो ऊपर वाला है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो है कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यानी जो ये उत्तरी गोलार्ध है, इसको स्थलीय स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसको जलीय गोलार्ध जो है कहा जाता है। इसको जलीय गोलार्ध जो है कहा जाता है। किसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध को जो है जलीय गोलार्ध भी जो है कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों, यानी गोलार्ध की परिभाषा की यदि बात की जाए, तो पूरे गोले के आधे गोले को क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद जो है रिवीजन करेंगे फिर। तो पहले इन 2-3 पॉइंट और रह गए, पहले इनको जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे गोलार्ध। गोलार्ध की यदि बात की जाए तो गोलार्ध होता क्या है, पूरे गोले के आधे गोले को गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोलार्ध जो है कहा जाता है। अब बात आती है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। लिखेंगे दोस्तों, भारत जो है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले। याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत किस रेखा के उत्तर में
स्थित है। दोस्तों भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के। याद रखें दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। आपको अच्छे से जो है याद होना चाहिए। अब इसका दोस्तों पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की बात जो है करेंगे, ताकि आपको जो है सब कुछ याद होता रहे हाथों हाथ। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा जाता था, तो भारत को जो है जम्बूद्वीप कहा जाता था दोस्तों बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से, जम्बूद्वीप के नाम से। भारत जो है पृथ्वी का कितने % एरिया यानी हिस्सा जो है घेरे हुए है, तो भारत जो है दोस्तों पृथ्वी का 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए है। और भारत का क्षेत्रफल यानी एरियाज की यदि बात की जाए, तो भारत का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल जो है हो जाता है। और भारत के आकार यानी शेप की बात की जाए, तो भारत का आकार यानी शेप कैसा है, तो चतुष्कोणीय जो है भारत का आकार यानी शेप जो है हो जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में जो है कुल 28 राज्य हैं। कितने, 28 राज्य हैं भारत में कुल। और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अब बात आती है दोस्तों भूमध्य रेखा की। तो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी पूछा जाएगा कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा खींची जाती है, तो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से जो है खींची जाती है। और भूमध्य रेखा के किस दिशा में जो है कर्क रेखा पड़ती है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में पड़ती है कर्क रेखा। ये भी आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है कर्क रेखा। और साथ ही दोस्तों कर्क रेखा ये जो कि भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। भूमध्य रेखा को दोस्तों विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी जो है कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ती है मकर रेखा। और ये कितने दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है मकर रेखा। आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों देशांतर, यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जो है यानी जो खड़ी रेखा खींची जाती है, ये वाली आपको दिख रहा होगा, तो इसको जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों गोलार्ध की, यानी जो पृथ्वी जो है ये पूरा गोला है, और इसके जो आधे गोले को यानी जब पृथ्वी को बीचों बीच से हम भूमध्य रेखा खींचते हैं, तो ऊपर वाला जो गोला होता है यानी नॉर्थ वाला हिस्सा, उसको गोलार्ध जो है कहा जाता है। और नीचे वाले को भी आधा गोला। तो इस प्रकार जो ऊपर का हिस्सा हो जाता है उसको उत्तरी गोलार्ध, और इसी उत्तरी गोलार्ध को जो है स्थलीय गोलार्ध भी जो है कहा जाता है। और जो नीचे का हिस्सा है भूमध्य रेखा से दक्षिण का हिस्सा है, उसको दक्षिणी गोलार्ध जो है कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध को ही जो है दोस्तों जलीय गोलार्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ पर गोलार्ध की परिभाषा यानी डेफिनेशन की यदि बात की जाए, तो पूरे गोले के आधे गोले को क्या कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है। यानी गोलार्ध की बात आती है तो पूरे गोले के आधे गोले को गोलार्ध जो है कहा जाता है। और भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल के मामले में 7वां बड़ा देश है। याद रखें दोस्तों, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया है भारत जो है भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर दिशा में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अब भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी कैसे ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। भारत दोस्तों किस गोलार्ध में जो है, किस गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पे स्थित लिखेंगे, स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लिखेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो स्थित है। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है, तो यहाँ पे दोस्तों एक मैप बना लेते हैं हम पहले पृथ्वी का। तो दोस्तों ये हमने जो है एक पृथ्वी का मैप जो है बना लिया है। अब यहाँ पे ये रही दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच से जो है ये हमने भूमध्य रेखा खींच ली। कौन सी दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो है खींची जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये रही कर्क रेखा, और ये रही दोस्तों ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची जा गई है। कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा।
और यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। यानी दोस्तों ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये साउथ और ये हो गया नॉर्थ। कौन सा हो गया दोस्तों? नॉर्थ। अब भारत की यदि बात करते हैं तो दोस्तों भारत जो है यहाँ पे पड़ता है, तो यानी नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, कि भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। अब बात आती है दोस्तों भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। भारत किस कटिबंध में स्थित है? भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इसको भी दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है, तो लिखेंगे यहाँ पे भारत किस कटिबंध में स्थित है। भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है, तो आपको याद रखना है उष्ण एवं उपोष्ण में, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में। याद रखें दोस्तों, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अब एक छोटा सा जो है मैप बना लेते हैं। तो ये जो है हमने एक छोटा सा मैप जो है बना लिया है, और इसके बीचों बीच से दोस्तों ये एक रेखा जा रही है। ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है, यानी ये नॉर्थ हो गया दोस्तों, ये हो गया साउथ। ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाता है? ये है दोस्तों उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण। दोस्तों ये हो गया उपोष्ण कटिबंध जो है हो गया। और नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? ये हो गया उष्ण कटिबंध। याद रखें दोस्तों उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार जो है भारत किस कटिबंध में हो जाता है? तो भारत हो जाता है उष्ण में उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से 10 क्षेत्रफल के हिसाब से जो है विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से, तो इनको भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश जो है कौन कौन से। तो कौन कौन से 10 बड़े देश हैं, तो इनको जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है दोस्तों रूस। ये हो जाता है दोस्तों रूस हो जाता है। यदि बात करते हैं दूसरे कौन सा हो जाता है दोस्तों, दूसरा हो जाता है कनाडा। तीसरे की यदि बात करते हैं दोस्तों, तीसरे पर आ जाता है अमेरिका। कौन सा दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका की यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 98,26,625 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल जो है हो जाता है। और यदि बात की जाए चीन की, तो चीन का क्षेत्रफल कितना है? 95,96,961 वर्ग किलोमीटर जो है ये चाइना का क्षेत्रफल जो है हो जाता है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों ब्राज़ील। 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील। 6ठे पर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आता है 6ठे पर। 7वें पर बात की जाए तो आता है भारत। 8वें पर यदि बात की जाए तो अर्जेंटीना। याद रखें दोस्तों अर्जेंटीना जो है 8वें पर आता है। और 9वें की यदि बात की जाए तो क्या आता है दोस्तों? 9वें नंबर पर आता है, 9वें नंबर पर आता है दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है 9वें नंबर पर आता है। और 10वें नंबर पर आता है दोस्तों अल्जीरिया। 9वें नंबर पर आता है दोस्तों अल्जीरिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पे भारत का भी क्षेत्रफल लिख लो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इनका दोस्तों एक बार हम रिवीजन करेंगे अच्छे से, ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। यानी बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ से
भारत जो है दोस्तों किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये कैसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? मैंने अभी आपको मैप में दिखाया है कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो है दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है और इसके उत्तर में जो है कर्क रेखा जो है पड़ती है, और ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से जो है गुजरती है। यानी नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों दिशाओं के बीच में पड़ता है भारत, तो इसीलिए जो है भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है? भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। यानी जो भारत का नॉर्थ वाला हिस्सा है वह उपोष्ण कटिबंध है, और जो भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है वह उष्ण कटिबंध है। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार दोनों को मिलाकर जो है भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों, भारत के यानी विश्व के जो है क्षेत्रफल के अनुसार 10 बड़े देश, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो रूस आता है पहले नंबर पर, जो कि क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे पर आता है कनाडा। तीसरे पर आता है अमेरिका, जिसका आता है 98,26,675 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। चाइना चौथे नंबर पर है, 95,96,961 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल जो है हो जाता है। फिर है दोस्तों ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर आता है दोस्तों भारत, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर है अल्जीरिया। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है, और बाकी का जो इससे आगे का बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।